सो हेलो एवरीबॉडी, ये जो प्रीलिम्स 2024 का पार्ट 1 वाला वीडियो है, इसी का कंटिन्यूएशन है। वो थोड़ा 33rd क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने वीडियो एंड कर दिया था। तो इसके बाद का 50 क्वेश्चंस तक हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ कैन दी रडार्स बी यूज्ड? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। एंड तीसरा, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो रडार्स है उसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। एक मिलिट्री में होता है, दूसरा एविएशन में होता है, तीसरा वेदर में होता है, चौथा स्पेस में होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स, तो यहाँ पे रडार का यूज़ नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास क्या है? क्या कुछ एक्सरे स्कैनर है? क्या कुछ केमिकल डिटेक्शन वाली जो मशीन है वो है? ठीक है, तो उसके लिए रडार का यूज़ नहीं होता है, ये सारी मशीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो इसके लिए हमारे पास क्या डॉपलर रडार्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह बस इसका आप यूज़ याद रख लीजिएगा कि रडार का यूज़ इन सारे एप्लीकेशंस में होता है। ट्रैकिंग दी माइग्रेशन है, तो मूवमेंट हो रहा है, तो ये उसको भी ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? राफेल याद रखिए, दसॉल्त एविएशन ने बनाया है, फ्रांस का है, ट्विन इंजन है, और ये 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन नहीं है। ठीक है, उसी तरह मिग 29 जो है ये ड्यूअल पर्पस है और ये 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है। तेजस MK1 जो है इसमें सिंगल इंजन है, सुपरसोनिक है, और ये भी 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट जो है उसका एग्जांपल पता देख लीजिए। F-22 रैप्टर, ये कहाँ का है? USA का, और ये 5th जनरेशन है। उसी तरह सुखोई Su-57 ये रशिया का है और ये आपका 5th जनरेशन है। उसी तरह चेंगदू J-20 कहाँ का है? चाइना का है। और उसी तरह TF-X गान ये जो है ये टर्की का है। ठीक है, भारत भी एक डेवलप कर रहा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपका 5th जनरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजेल होता क्या है। हाइड्रोजेल जो है, इट इज़ अ 3D नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स विच इज सिंथेसाइज्ड बाय क्रॉस लिंकिंग, क्या क्रॉस लिंकिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। तो ये मेरे लिए टफ क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि ये मुझे हाइड्रोजेल का मतलब ही नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, बस आप लोग जान लीजिए, आंसर होगा इसका 1 ओनली। ठीक है, और ये क्या करता है हाइड्रोजेल, इसका फीचर जान लीजिए, इट कैन रिटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। हाँ, और इट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर in response to its environment। ठीक है, याद रखिए, इट कैन चेंज स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन? अगर आपने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन वाला पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर वेपर। और वाटर वेपर के बारे में आपने पढ़ा ही है अभी क्वेश्चन में पिछले, कि ये वेरिएबल गैस होता है, ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी मेंटेन करता है। जो हमारे लिए जानने की चीज़ है वो क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो याद रखिए ये केमिकल है विथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। फिर हाइड्रोनियम जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं? टू डिटरमाइन दी
एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, और ऑक्सीजन जो है हमारे लाइफ का ही एजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिए 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ठीक है, अगर आपने शंकर आईएएस भी पढ़ा है तो उसमें ये पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में मेंशन है। ये किस लिए यूज़ होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, इसमें क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज क्या होता है? जब मान लीजिए यूज़ कम होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब डिमांड कम है तो हम क्या करेंगे, पानी को एक जगह पंप कर लेंगे ऊपर, ठीक है, और जब डिमांड ज़्यादा होगा तो फिर ऊपर से नीचे उसको पानी को छोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि हाइड्रो पावर चलेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उससे सप्लाई हर जगह हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस यूज़ होता है। नेक्स्ट 39 नंबर देखें, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। इसका सीधा आंसर है, ये उस समय न्यूज़ में भी चल रहा था, इसका सीधा आंसर क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? ये माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है। साथ ही साथ ये कंबाइन करता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, एक मेम्ब्रेन होता है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट वाटर जो होता है वो यूजेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, CBLO आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। क्या बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट से कुछ 2024 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन याद आया जो बॉन्ड वर्सेस स्टॉक के ऊपर पूछा गया है? इसी को तो कहते हैं रेपुटेशन। ठीक है, देखिए CBLO जो है ये मनी मार्केट का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट विथ इसमें जो भी लेस देन 1 ईयर होता है जिसका टेन्योर, उसको करते हैं मनी मार्केट। इसमें क्या आ जाएगा? ट्रेजरी बिल्स आ जाएगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, मतलब इसके अंदर आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट मार्केट डील करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। बॉन्ड मार्केट जो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब में डील करता है। CBLO के बारे में जान जाइए जो यहाँ पे है, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं लेंड और बोरो फंड्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इट इज़ मैनेज्ड बाई क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बस इतना इसके बारे में याद रखिएगा। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या इससे रिलेटेड कुछ 2024 मेंस में डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन आया था? क्या कुछ 2025 प्रीलिम्स में बर्थ रेट डिक्लाइन वाला क्वेश्चन आया था? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ ईयर चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट अभी टोटल फर्टिलिटी रेट अभी हाईएस्ट किसका है? बिहार का है जो कि 3.0 है, और लोएस्ट किसका है? दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल जिसका है 1.4। ठीक है, अगर TFR अगर लेस देन 2.1 है रिप्लेसमेंट लेवल, तो इसका मतलब एजिंग पॉपुलेशन है और डेमोग्राफी में चेंजेस हो रहा है। और बाई 20 NFHS जो है अपना वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि बाई 2041 TFR जो है वो रिड्यूस करेगा अराउंड 1.4 तक। ठीक है, चलिए इतना डिटेल्स काफ़ी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इकोनॉमी के क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया NBFC कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ RBI। इन इंडिया FII कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब हमें पता होना चाहिए क्या? NBFC के बारे में। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। दे आर नॉट अलाउड द ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट्स जो है उनको अलाउड नहीं होता है। एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, मतलब दे कैन नॉट इशू चेक। ठीक है, और साथ ही साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है इनको DCGC जो प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, उनको नहीं मिलता है।
ठीक है। और याद रखिए एनबीएफसी का जो फंक्शन है, दे आर मैनेज्ड बाय बोथ आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कौन से होते हैं, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या ज़्यादा होता है और जिनका जो ऑपरेशन होता है वो हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? याद रखिएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, इसमें हाई रिटर्न होता है लेकिन हाई रिस्क भी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, ये लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है और ये मैनेज करता है क्या, फिस्कल डेफिसिट। क्या कुछ बॉन्ड स्टॉक का क्वेश्चन देखा था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। बट याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? क्या कुछ 2025 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था? देख रहे हैं, देखिए उधर इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं एक ही टॉपिक से कैसे थीम्स में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा आंसर होगा मोटर व्हीकल्स जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल नहीं है, ये आपका फिजिकल एसेट है। लॉजिक लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, करेंसी स्वैप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और दे आर इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग एसेट्स एज स्टॉक्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। साथ ही साथ करेंसी स्वैप जो है दे आर द एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे आर द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन वन करेंसी फॉर द सेम इन अदर करेंसी एंड दे आर यूज फॉर टू हेज और स्पेक्यूलेट, ठीक है। इसलिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। याद रखिए कौन कौन से सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी और क्विनरी। क्वाटर्नरी जो है याद रखिएगा, क्वाटर्नरी ये जो है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, जैसे टेक हो गया, रिसर्च हो गया, उस पर फोकस करती है। और क्विनरी जो है किस पे फोकस करती है, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जिसको गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं, उस पे फोकस करती है। अब देखिए इधर देख लीजिए, प्राइमरी जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये डेयरी हो गया, ये सब में फोकस करती है। सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करती है। टर्सरी जो है ये सर्विस सेक्टर में फोकस करती है। इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? तो इसका आंसर सीधे मारना है 1 2 3 4, चारों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में 2-3 चीज़ याद रख लीजिए, ये वेस्ट बेस्ड ऑल्टरनेटिव है टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल, डीकार्बोनाइजिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो करने की है, पढ़ने की है, मेथड्स टू मेक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो आप लोग देख लीजिए। पहला है HEFA यानी कि हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर्स एंड फैटी एसिड्स, पहला प्रोसेस इससे होता है। दूसरा फिशर ट्रॉस, ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है सिंथेटिक पैराफिनिक केरोसिन। तीसरा है अल्कोहल टू जेट, ये क्या करता है, अल्कोहल जो प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम रिन्यूएबल
सोर्सेज उसको कन्वर्ट करता है किस में, जेट फ्यूल में। तो मैं चाह रहा हूँ ये तीनों प्रोसेस आप याद रखिएगा, HEFA, फिसर-ट्रॉस और अल्कोहल टू जेट, दे आर दी प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और याद रखिएगा एयरलाइंस जो है, जो अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रही है SAF में, पहली कौन सी है, अटलांटा जो है वो अटलांटा एयरलाइंस है, पहली वो यूज़ कर रही है। दूसरा कौन है, दूसरा है इसका ब्रिटिश एयरवेज, और तीसरा जो है वो है कौन सा, कतर। एक अटलांटा हो गया, दूसरा ब्रिटिश हो गया, तीसरा कतर एयरवेज हो गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए वापस से कुछ फिजिकल कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो फिजिकल कैपिटल दो तरह का होता है, पहला जान लीजिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हमारा डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है उसका फुलफिल करने के लिए, और ये फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म फुलफिल करने के लिए। इसमें आपका आ गया रॉ मटेरियल्स और इसमें आपका आ गया मशीनरीज। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा, ओनली 2। इसमें आंसर क्यों होगा, देखिए फार्मर प्लो जो है हर दूसरे दिन फार्मर प्लो खरीदने नहीं जाता, ये आपका क्या होगा, ये फिक्स कैपिटल होगा। उसी तरह यार्न यूज्ड बाय द वीवर है, वो रेगुलर डे में यूज़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन खरीद लिया तो फिर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल होता है और पेट्रोल जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि ये रेगुलर डे में यूज़ होता है। इसका सीधा आंसर होगा ओनली 2। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी accessed simultaneously by million of users who can exert property rights over virtual items। इसमें देखिए, इसमें इसका आंसर वैसे होगा मेटावर्स। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को पता होना चाहिए कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स जो होता है, दे आर 4 टाइप्स होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और ये जो होता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नाउ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग कोड्स, यानी कि ये सिक्योर करता है क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योर करता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करता है। उसी तरह वर्चुअल मैट्रिक्स क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर कंट्रोल, डिस्प्ले एंड अरेंजमेंट ऑफ डिजिटल कंटेंट सच एज वीडियो फीड्स, डेटा और कम्युनिकेशन सिस्टम्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, एज इफ दे आर सिंगल, मतलब ये 3-4 डिवाइसेस पे ऐसे ऑपरेट करता है जैसे ये चारों सिंगल डिवाइस हों, इनको मर्ज कर लेता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द RBI while treating foreign banks, consider the following statements। there is no minimum requirement for wholly owned banking subsidiaries। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई रिक्वायरमेंट ही ना रखें, तब तो क्या होगा, कोई भी कंपनी आके, कोई भी बैंक आके हमारे यहाँ कुछ भी खोल देगा, कोई रिक्वायरमेंट रहेगा ही नहीं, रेगुलेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, याद रखिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 5 बिलियन, बोथ फॉर न्यू बैंक्स एंड फॉरेन बैंक सब्सिडरीज। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन याद रखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडियन नेशनल रेसिडेंट। हाँ, और PIO जो होता है वो दे आर नॉट इंडियन नेशनल्स, दे आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। PIO क्या होता है, आपने पॉलिटी में देखा होगा, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO NRI, ये सारा एक बार आप लोग पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSR के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई पैसा आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही खर्चा कर दोगे, उनके बेहतरी के लिए खर्चा कर दोगे, तो सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? ये तो आप अपने कंपनी के लोगों के ऊपर ही खर्चा कर रहे हो कि भाई उन पर खर्चा करेंगे तो वो क्या करेंगे, काम अच्छा करेंगे। तो
इसमें सोसाइटी का तो कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। अरे भैया, अगर मिनिमम रूल स्पेसिफाई नहीं करेगा तो कल लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि मान लो 50 करोड़ कमा रहे हैं, 5 करोड़ कमा रहे हैं और 5,000 रुपये खर्चा कर देंगे, बोल देंगे कि ये CSR है। इसलिए याद रखिए ये मिनिमम जो है, सॉरी, इसको 2% रखा गया है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर प्रीसीडिंग 3 years। और कौन सी कंपनीज करती है, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, ठीक है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है फॉर 3 years, दे आर एलिजिबल फॉर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमने 50 क्वेश्चंस प्रॉपर देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए क्या करिए, आप लोग इसी तरह से जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग भी रेगुलर सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।